सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के ऊपर यानी प्रतिदर्श के ऊपर, है ना। और प्रतिदर्श या निर्दर्शन जिसको बोलते हैं, इसके दो तीन नाम हैं। एक तो निर्दर्शन बोलते हैं कई लोग इसको, इसको प्रतिदर्श भी बोलते हैं, और इसके साथ इसको सैम्पलिंग बोलते हैं। तो सैम्पलिंग आप याद रखना। सैम्पलिंग मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन में बेटा मुझे लिखते टाइम पर राइटिंग में बहुत इश्यूज़ आते हैं। हालांकि वैसे भी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के साथ चीज़ों को साझा करने का। और मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग 1 वीक सीरीज़ की आदतों को छोड़ देंगे यदि मैं सभी पेपरों को ऐसे पढ़ा दूंगा। तो जितनी मेरी क्षमताएं होंगी मैं कोशिश करूँगा उतना पढ़ाने का। अब देखना ये कि मैं कितना कर पाता हूँ। और छोटे छोटे वीडियोज़ में, क्योंकि जितना आप लोग 1 वीक सीरीज से करोगे उससे तो बेटर मैं यहाँ पे करा ही दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो सेंसस और सैम्पलिंग होता क्या है, पहली चीज़। मतलब ये जो दो टर्म है, सेंसस अवलिक सैम्पलिंग, ठीक है। यानी समग्र बनाम निर्दर्शन, समग्र बनाम निर्दर्शन। और ये वीडियो भी मेरे हिसाब में 15 मिनट से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरे सैम्पलिंग वाले पूरे ही टॉपिक को लूँगा, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। अभी टाइम अपने पास है नहीं, और शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी सी डाउन हो गई, तो इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा। और अभी 1 यूनिट आपकी पूरी बची हुई है। उस यूनिट के भी मुझे 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ साझा करने हैं, 2 वीडियो छोटे छोटे से, जिससे कि मैंने जो आपसे कहा था कि मैं पूरी 5 यूनिट शेयर करूंगा, तो 5 यूनिट उसके बाद हो जाएंगी। तो इसको मैं जब साझा कर रहा हूँ, तो सेंसस होता क्या है और सैम्पलिंग क्या होता है मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। समग्र का मतलब ये है कि अध्ययन के समस्त क्षेत्र का अध्ययन, अध्ययन का जो क्षेत्र है, अध्ययन का, अध्ययन के समस्त क्षेत्र, समस्त इकाइयों का एक साथ अध्ययन। समस्त इकाइयाँ मतलब जैसे माना कि हम किसी गांव का अध्ययन कर रहे हैं, तो गांव के हर आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। माना कि हम लोग जेडीबी कॉलेज का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो हर बच्चे के बारे में डिटेल इकट्ठी करना, तो वो है समग्र। तो निर्दर्शन यानी सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग का मतलब ये है कि हम लोग उनमें से कुछ का सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे जेडीबी की 5000 बच्चियाँ हैं, उनमें से हमने कोई भी 400 बच्चियाँ छांट ली, 500 छांट ली, 200 छांट ली। इसी प्रकार से किसी गांव के हमने 100 घर छांट लिए, तो वो है सैम्पलिंग। ठीक है। तो यानी समग्र में से कुछ का चयन यदि हम करना है जिसमें सभी की विशेषताएं मौजूद हों, तो वो सैंपल होता है एक प्रकार से। ठीक है। और एक चीज़ ये होती है कि समग्र में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, धन ज़्यादा जाता है। हालांकि एक्यूरेसी बहुत होती है, लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा एक अनुसंधान करता कि इतनी एक प्रकार से क्षमताएं नहीं होती है कि वो समग्र का अध्ययन कर पाए। तो ये एक थोड़ा सा इशू होता है। तो निर्दर्शन को अब हम लोग आप समझ पा रहे होंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है। यानी जो टोटल होता है उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण, यानी उनमें से कुछ चीज़ों का सिलेक्शन एक प्रकार से। मैं डेफिनेशन यदि बताऊं, तो एक निर्दर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। मतलब जो सैंपल होता है ना, जिसको प्रतिदर्श हम लोग बोलते हैं, वो समग्र में से कुछ यूनिट्स को छांट करके लिया जाता है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो आप अपनी बुक में से देख लेना, क्योंकि मैं फिर यहाँ पर डेफिनेशन का डिस्कशन नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। मेरे सामने निर्दर्शन जो होता है वो एक छोटा सा भाग होता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी सैम्पलिंग इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वन रिप्रेजेंट द होल, यानी जो सभी का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। और बच्चों, मैं इस वीडियो को बनाते टाइम पर एक रिक्वेस्ट सारे बच्चों से करूंगा कि आप अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सेकंड पेपर भी आपका मैं आप लोग के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा यदि आप लोग इन वीडियोज़ को अच्छे से देखोगे तो, है ना। और सारा तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा मैक्सिमम चैप्टर्स को करवाने का। देखिए, अब कुछ चीज़ें अब एग्ज़ाम में जो पूछेंगे वही करना आप, लेकिन मैं इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। एक तो सैम्पलिंग का आधार क्या होता है, सैम्पलिंग का बेस ऑफ सैम्पलिंग, है ना। यानी आधार, बेस ऑफ सैम्पलिंग। तो बेस ऑफ सैम्पलिंग जो है, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो है समग्र की सजातीयता, यानी हम लोगों को एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना चाहिए, यानी होमोजीनियसी ऑफ द यूनिवर्स, यानी सजातीयता, यानी एक जैसे आंकड़ों को एक साथ रखना चाहिए, सजातीयता।
ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, सजातीयता, ठीक है, होमोजीनियसिटी होनी चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शंस, मतलब हमें सबका प्रतिनिधित्व करना है तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए समग्र का, इस प्रकार से लेना चाहिए। इसके मेथड्स भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे, और सारी चीज़ें इसी वीडियो में देख लेंगे जिससे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और इसमें जो है एडिक्वेट एक्यूरेसी यानी शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है, यानी शुद्धता होनी चाहिए। तो ये तो एक प्रकार से हो गए इसके बेस यानी आधार। अब आधार के बाद एक चीज़ आती है इसकी विशेषताएं, यानी एक अच्छी जो सैम्पलिंग होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं, तो विशेषताएं देखिए, एक तो मोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें 5-7 पॉइंट हैं, इनको आप लोग लिख लो जिससे आपको हेल्प मिलेगी। फिर इसके अपन लाभ भी देख लेंगे। दोष मैं नहीं बताऊंगा, दोष तो आप कुछ भी लिख देना, मैं वैसे बोल करके बता दूंगा। देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती है सैम्पलिंग की। एक तो ये समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, नंबर 1, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, तो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये आप लोग लिख लेना। देखिए कुछ चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से रीड कर रहे हुए चलना चाहिए। एक यह है एडिक्वेट साइज, यानी जो आकार होता है ना जो यूनिवर्स का, सॉरी जो सैंपल का, वो थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, पर्याप्त आकार होना चाहिए। अब आप 50,000 में से यदि 5 का लोगे तो कैसे आपके आंकड़े ठीक आएंगे। तो आकार जो है पर्याप्त होना चाहिए, तो पर्याप्त आकार यानी एडिक्वेट साइज होनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें क्या है, अनबायस्डनेस होनी चाहिए, यानी निष्पक्षता होनी चाहिए, है ना। इसके साथ ही इसमें एक चीज़ होनी चाहिए, बेस्ड ऑन लॉजिक होना चाहिए, यानी तर्क पर आधारित हो। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, आपने शायद पढ़े भी होंगे, और यदि आज की रात आप दे दोगे तो ये पेपर आपका इतना बढ़िया हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, यानी अपने साधनों के अनुकूल होना चाहिए, साधनों के अनुकूल होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें क्या है, अपने उद्देश्य के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, और अपनी स्किल के हिसाब से होनी चाहिए, यानी अपनी क्षमताओं के हिसाब से होनी चाहिए, क्षमताओं के अनुसार, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तब जा कर के जो है जो हमारा सैंपल होता है वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव होता है। अच्छा, इसके लाभ क्या हैं। अब लाभ आप सबको पता है कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, तो सेविंग ऑफ द टाइम, यानी समय की सेविंग ऑफ टाइम है, यानी समय बचता है, नंबर 1 समय की बचत, धन की बचत, ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। श्रम की भी बचत होती है, बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि अपन छांट लेते हैं। इंटेंसिव स्टडी होती है, गहन अध्ययन होता है, और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी परिशुद्धता बढ़ जाती है, और आंकड़ों का पुनरीक्षण हो जाता है, यानी रीचेकिंग हो जाती है एक प्रकार से। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कन्वीनियंस होता है, यानी प्रशासनिक सुविधा मिलती है, प्रशासनिक सुविधा। उसका रीज़न ये है क्योंकि आंकड़ों को कम कर देंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलेगी। अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं। जो सैंपल होता है इसमें हम लोग सबसे पहले तो यूनिवर्स का डिसाइड करेंगे, फिर यूनिवर्स में से कुछ यूनिट, और उसके बाद हम लोग मतलब उसके बाद यूनिवर्स में से अपन तय करेंगे। देखिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं वो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि स्टेप्स क्या होंगे, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यानी प्रतिदर्श के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है ना वो मुझे पता नहीं कि आप लोग के लिए कितना यूज़फुल होगा। प्रयास मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाए वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूँ, जिससे कि आपको सहायता मिल पाए। देखिए इसके जो स्टेप्स होते हैं ना, निर्दर्शन के चुनाव की प्रक्रिया, निर्दर्शन के चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, तो कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप समग्र का निर्धारण करोगे कि भाई हमें जेडीवी की कॉलेज का ही अध्ययन करना है, ठीक है। फिर आप सैंपल साइज़ की, भाई हमें तो यानी इकाई का निर्धारण करोगे, इकाई का निर्धारण। और जब इकाई का निर्धारण मतलब आपको 150 सैंपल लेने हैं, 250 लेने हैं, 500 लेने हैं। इसके बाद आप उसके स्रोत का निर्धारण करोगे कि भैया आपको लोगे कहाँ से, आप कॉलेज की वेबसाइट से लोगे या फिर आप कॉलेज में जा कर के लोगे, मतलब प्राथमिक आंकड़ों से लोगे, द्वितीयक आंकड़ों से लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके आकार का निर्धारण, और उसके बाद निर्दर्शन पद्धति, यानी किस तरीके से आप कलेक्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से इसका एक प्रोसीजर होता है। अब हम लोग टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। और
ये इसको आप लोग एक चार्ट के रूप में बना देना, ये काफ़ी बढ़िया एक प्रकार से मेथड है और इसकी सहायता से हेल्प ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। और फिर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अब देखिए समय अभाव है तो मैं बहुत डिटेल से नहीं बता पा रहा हूँ बच्चों आपको। टाइप्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, मेथड्स जिनको टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, तो देखिए एक तो होता है रैंडम सैम्पलिंग, है ना। और रैंडम सैम्पलिंग एक लिमिटेड रैंडम सैम्पलिंग होता है, एक अब यहाँ पर जो जितने भी देव निर्दर्शन होते हैं, देव निर्दर्शन को कई बार पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसका एक थोड़ा सा चार्ट आपको बता दूं जिससे कि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो पाए। देखिए एक तो होता है रैंडम सैम्पलिंग यानी देव निर्दर्शन या देव प्रतिचयन, देव प्रतिचयन, रैंडम सैम्पलिंग। और एक होता है असंभावित, असंभावित जिसको बोलते हैं, वो सैम्पलिंग होती है असंभावित यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, असंभावित निर्दर्शन, सॉरी असंभावित निर्दर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट देव प्रतिचयन होता है। यहाँ कई प्रकार इसके होते हैं। देखो एक तो रैंडम यानी सरल देव प्रतिचयन होता है, यह आप लोग नोट कर लेना। सरल यानी सिंपल देव प्रतिचयन, देव प्रतिचयन। एक इसमें होता है सीमित देव प्रतिचयन और एक होता है इसमें अन्य। ठीक है। अब इसमें जो है मेन चीज़ होती है जो सरल रैंडम प्रतिचयन होता है ना, इस विधि को आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हो। देखिए हम लोग जो नॉर्मली क्या करते हैं जब प्रतिचयन करते हैं ना, तो करते क्या है, देखो या तो अपन लॉटरी से ले लेते हैं, लॉटरी, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप अपने आप कर लेना। लॉटरी द्वारा, जैसे ना लॉटरी द्वारा हमने सैंपल ले लिए। एक तरीका होता है कार्ड या टिकट के द्वारा, कार्ड या टिकट के द्वारा। और एक तरीका इसमें होता है ग्रिड विधि होती है, टिपेट टेबल टाइप की, है ना। और एक जो सीमित देव प्रतिचयन है, लिमिटेड रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें क्या होता है, देखो एक तो नियमित अंकन होता है, नियमित अंकन। नियमित अंकन को मैं आपको बता दूं कि एक नियमित अंकन का मतलब है जैसे क्लास में से अपन ने रोल नंबर 1 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 11 ले लिया, फिर 20 ले लिया, फिर 21 ले लिया, फिर 30 ले लिया, तो ये तो हो गया नियमित अंकन। और एक होता है स्तरित निर्दर्शन, स्तरित यानी स्ट्रफाइड, स्ट्रेटाफाइड, स्तरित रैंडम सैम्पलिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है स्तरित रैंडम सैम्पलिंग में हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं कुछ स्तरों में। जैसे 1 से 25 रोल नंबर में से हमें 4 लेने हैं, फिर 26 से 50 में से 4 लेने हैं, फिर 51 से 75 में से 4 लेने हैं। तो एक हमने एक क्लस्टर्स बना दिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्तरित या स्ट्रेटाफाइड या क्लासिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, है ना। इस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं। और मेरे सामने ये जो विधियाँ होती है ना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इस तरीके से आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर सकते हो। और एक टिपेट टेबल होती है, टिपेट टेबल, उसके माध्यम से भी आप लोग कर सकते हो। तो ढोल घुमाकर कर सकते हो। ये कई मेथड्स हैं जिनके माध्यम से कि आप लोग कर सकते हो। और जो दूसरी है ये हमारे काम की नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। इतना यदि आप लोग कर लोगे तो ये जो एक प्रकार से आप लोगों का सैम्पलिंग वाला चैप्टर है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा आप बुक के हिसाब से भी पढ़ लेना, समझाने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। सैम्पलिंग का मतलब यही है कि माना कि 1000 की जनसंख्या है तो 1000 में से अपन को 100 लोग सेलेक्ट करने हैं और वो 100 लोग ऐसे हो जिसमें सभी की विशेषताएं मौजूद हों। और उसका चयन हम लोग लॉटरी से भी कर सकते हैं और उसका लिए हम लोग ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक प्रकार से ढोल घुमाकर कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। चिट बना सकते हैं उसके लिए हम लोग। और उसके लिए हम लोग स्ट्रेटाफाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग अंकन कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो अध्ययन है वो प्रभावी हो पाए। आई थिंक ये बहुत पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए। इसकी कुछ दोष हैं वो आप लोग अपनी बुक में से देख लेना बेटा, क्योंकि मैं छोटे ही वीडियो बनाऊंगा, 15 मिनट से ज़्यादा का बनाने का है नहीं आज। और इसके बाद प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन और जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ, एक यूनिट बची हुई है उसके 2 टॉपिक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा अगले 1 घंटे में। अभी मोबाइल चूँकि बैटरी शायद 16% ही बची है, तो इसको चार्ज करने के बाद। आप सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों।